हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। बेटा, आप सबको ये ऑलरेडी पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 3 अभी इन प्रोसेस में है और यहाँ पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। जैसे कि हमारा था मीनिंग ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। हमने देखा कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस तरीके से की जाती है, फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है जब भी फर्म में रिकंस्टिट्यूशन होता है ड्यू टू द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर हमने उसके बाद देखा कि अगर हमारे पास बैलेंस शीट में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व अवेलेबल है या हमारे पास कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस अवेलेबल हैं, तो फिर हमने जब रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हैं अपने पार्टनरशिप फर्म का, तो वहां पर हमने अपने इन प्रॉफिट्स और लॉसेस का जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, इनका ट्रीटमेंट हमने किस तरीके से करना है। लास्ट क्लास में बेटा हमने अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीखा। बट बेटा, अब देखा जाए तो आप पूरे कैपेबल हो चुके हो कि अब आप फुल फ्लैज क्वेश्चन कर सकते हो। बट मैं आपको अभी फुल फ्लैज क्वेश्चंस पे लेकर नहीं जाऊंगा। मैं आपको रिवोल्यूशन अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में अमूमन आ जाती है। क्योंकि देखो, आपको रिकंस्टिट्यूशन के दिन जो अकाउंटिंग करनी है वो करनी है वर्किंग नोट्स, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट की। तो आपको रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड वर्किंग नोट तो आ ही गए हैं और बैलेंस शीट तो आप क्लास 11 से बनाते हुए आ रहे हो, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि आप जब क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर भी आपको बैलेंस शीट तुरंत समझ में आ जाएगी। बट अभी हम फुल फ्लैश क्वेश्चन में जाने से पहले अपने कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको करते साथ ही आप कैपेबल हो जाओगे कि आप अपने एग्जाम में फुल फ्लैश क्वेश्चंस को कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो लेक्चर हमारा 20 है वो है एडजस्टमेंट्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उनके बारे में हमने एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट। नाउ एवरीवन, हमारा जो आज का सबसे पहला एडजस्टमेंट है वो है एडजस्टमेंट नंबर 1, बैड डेट, जो कि सीधा इम्पैक्ट करेगा आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट को एज वेल एज बैलेंस शीट को। देखो मेरे बच्चे, बैड डेट सभी को आई नो कि अंडरस्टैंड होगा कि बैड डेट का मतलब क्या है। जनरली बेटा, जब हम अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पे बोलते हैं ना, गुड सोल्ड करते हैं, तो ऐसे में वो कस्टमर फिर हमारे डेटर्स कहलाए जाते हैं क्योंकि हमें उनसे इन नियर फ्यूचर अमाउंट रिसीव्ड मिलती है। बट अगर मान लीजिए कि आगे जाकर डेटर्स हमें पैसे देने से मना कर देते हैं, तो वही डेटर बैड डेट बनते हैं। कायदे से बैड डेट बिजनेस का नुकसान होता है बेटा, क्योंकि जो अमाउंट मिलना था वो बिजनेस को अमाउंट मिला नहीं, तो बैड डेट बिजनेस का नुकसान होता है। हमारा जो बेटा आज का जो सब्जेक्ट मैटर है डिस्कशन का, वो ये है कि अगर जिस दिन फर्म रिकंस्टिट्यूट हो रही है, यानी जिस दिन पार्टनर्स अपने बीच का एग्रीमेंट चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ऐसे में अगर उस दिन हमें अगर बैड डेट दिखाई देते हैं जिस दिन फर्म रिकंस्टिट्यूट हो रही है, तो हमें बैड डेट का ट्रीटमेंट क्या करना है। ऑफ कोर्स बैड डेट का ट्रीटमेंट आपका रिवोल्यूशन अकाउंट पे भी होगा। और बेटा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो जो एडजस्टमेंट्स रिवोल्यूशन अकाउंट को इम्पैक्ट करेंगी, वही सेम आइटम्स आपके बैलेंस शीट में भी इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि रिवोल्यूशन में जो आइटम्स आती है वो एसेट्स और लायबिलिटी के चेंज होने से रिलेटेड आती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज आ रहा है, तो वो इम्पैक्ट आपके रिवोल्यूशन में भी दिखेगा और सिमिलरली आपके बैलेंस शीट में भी दिखेगा। इसलिए ध्यान रखें बेटा कि यहाँ पर जितने भी हम एडजस्टमेंट्स पढ़ने वाले हैं, इनका साइमल्टेनियसली इम्पैक्ट रिवोल्यूशन अकाउंट में भी होगा एज वेल एज बैलेंस शीट में भी होगा। ठीक है। अब देखो होगा क्या मेरे बच्चे, जैसे बैड डेट के मैंने यहाँ पर आपके सामने 3 केस बनाए हैं। ठीक है, आपको अपने केस में बैड डेट के 3 केसेस दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मानते हैं कि हम केस 1 लेते हैं बैड डेट का, तो आपको ऑलरेडी मान लो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई है बिफोर रिकंस्टिट्यूशन। आई रिपीटेड, बिफोर रिकंस्टिट्यूशन, यानी जिस दिन आपने एग्रीमेंट चेंज किया है रिलेटेड टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उससे पहले जस्ट इमीडिएट पहले की आपको क्या प्रोवाइड करके दी है, बैलेंस शीट प्रोवाइड करके दी है क्वेश्चन। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको डेटर्स दिखाई दे रहे हैं 1 लाख रुपीज के, ओके, और यहाँ पर लेस होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है बैड डेट 10,000 का। और बैलेंस शीट में आपको आगे जो डेटर्स दिखाई दे रहे हैं, नेट डेटर्स,
वो कितने दिखाई दे रहे हैं, 90,000 दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट में किसी भी प्रकार का कोई बैड डेट नहीं दिया। बेटा जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट दी गई होंगी वो एडजस्टमेंट सारी के सारे रिकंसिलिएशन के दिन हो रही होती है, इसलिए याद रखो यहाँ एडजस्टमेंट में कोई बैड डेट नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि रिकंसिलिएशन के दिन किसी भी प्रकार का कोई बैड डेट अराइज नहीं हुआ। अब क्योंकि कोई बैड डेट अराइज नहीं हुआ रिकंसिलिएशन के दिन, तो आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है। सर पर पुरानी बैलेंस शीट में तो बैड डेट है। आई एग्रीड बेटा कि पुरानी बैलेंस शीट में बैड डेट है, बट वो पुरानी बैलेंस शीट में है ना, यानी रिकंस्टिट्यूशन से जस्ट पहले। तो रिकंस्टिट्यूशन से जस्ट पहले बोले तो मान लो कि अगर 31 मार्च 2024 को आपकी ये बैलेंस शीट क्लोज हुई है, ठीक है, और 1 अप्रैल 2024 को हम रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हैं, यानी एग्रीमेंट चेंज कर रहे हैं। तो मुझे बताओ ये पुरानी बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 की है, यानी लास्ट ईयर की है। तो ये बैलेंस शीट कब बनी होगी, जब आपने जर्नल एंट्री पास कर ली होगी बैड डेट की, लेजर्स बना दिए होंगे, ट्रायल बैलेंस में शो कर दिया होगा, इसको फिर एज वेल एज अपना एक्सपेंस भी दिखा दिया होगा बैड डेट को ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। एंड आज फिर आप अपनी पुरानी बैलेंस शीट में डेटर में से लेस कर रहे हो बैड डेट को, क्योंकि इससे आपके डेटर तो रिड्यूस हो ही रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि ये पुरानी बैलेंस शीट में इस बैड डेट का ट्रीटमेंट हो चुका है, तो हमें इस बैड डेट का दोबारा ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्योंकि हम 1 अप्रैल 2024 को अकाउंटिंग कर रहे हैं जिस दिन हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। तो उस दिन पे कोई बैड डेट अराइज नहीं हुआ, दैट्स व्हाई, क्योंकि आप ऑलरेडी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना चुके हो। तो रिकंस्टिट्यूशन के दिन हम स्पेशल अकाउंटिंग करते हैं, लाइक वर्किंग नोट्स बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं अगर कोई चेंजेस होते हैं कैपिटल अकाउंट में, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट में कोई बैड डेट नहीं है, तो इसलिए मेरा कोई बोलते हैं ना बैड डेट का नुकसान नहीं हुआ है रिकंस्टिट्यूशन के दिन, तो इसलिए मैं अपने डेटर्स को लेस नहीं करूंगा, मुझे डेटर में कोई एडिशनल लॉस नहीं होगा। जो लॉस हुआ था बैड डेट का वो पुरानी ही बैलेंस शीट में हो गया था, यानी 31 मार्च 2024 को ही हो गया था, मैंने उसको शो भी कर दिया था। अब मैं उसे दोबारा शो नहीं करूंगा। हाँ, एडजस्टमेंट में होता तो हम शो करते। ओके मेरे बच्चे, तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम बैड डेट का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई बैड डेट नहीं था। सर अगर होता, मेरे बच्चे वेट करो, अभी हम केस 2 केस 3 पढ़ रहे हैं, वहां पे समझेंगे। पर फिलहाल हमारे एडजस्टमेंट में कोई बैड डेट नहीं है, तो देखो मैंने कोई नुकसान नहीं दिखाया। और जब मैं नई बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं बस ये देखूंगा कि पुरानी बैलेंस शीट में मेरे डेटर्स सब कितने रह गए, 90,000। तो मैं सीधा डेटर्स को अपनी नई बैलेंस शीट में कितना शो करूंगा, 90,000 शो करूंगा। बोलो बात समझ में आ गई, दिस इज द पॉइंट। बट अगर मान लीजिए कि केस 2 में ये बोला है कि पुरानी बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दे रखी है, डेटर्स आपको 1 लाख दिए हैं, इस दफा अंदर कोई बजट लेस नहीं हो रखा है, मतलब आपको बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन कोई बैड डेट अराइज नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये सब ठीक है, मतलब आपको पहले कभी बैड डेट का नुकसान नहीं हुआ था। पर जिस दिन आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो 1 अप्रैल 2024 को, उस दिन आपको एडजस्टमेंट में दिया गया है कि बेड डेट हो गए 10,000 के, मतलब रिकंस्टिट्यूशन के दिन पता चला कि यार एक बेड डेट अराइज हो गया 10,000 का, यानी इस 1 लाख के डेटर में 10,000 के डेटर ऐसे हैं जो आपको पैसे देने से मना करेंगे, क्योंकि इन बेड डेट्स को आपने पहले कभी डेटर से रिड्यूस नहीं करा था, इनको ओल्ड फॉर्म में कभी आपने एक्सपेंस नहीं दिखाया था, ये आपको रिकंस्टिट्यूशन के दिन पता चल रहे हैं। दैट्स वाई आपको ये नुकसान आपको आज बोलते हैं ना कि रिकंस्टिट्यूशन के दिन शो करना पड़ेगा। तो कैसे शो करेंगे, हम बनाएंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। गाइस हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं ना लास्ट क्लास में बनाना सीखा था, ठीक है ना, अच्छे से सीखा था, फॉर्मेट भी अच्छे से देखा था। पर मेरे बच्चे आज मैं फॉर्मेट बस शॉर्ट में बना रहा हूँ, सिर्फ टी फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट की, राइट हैंड साइड क्रेडिट की, प्रॉपर फॉर्मेट आपको बनाने आता है, ठीक है। तो बेटा रिवोल्यूशन के अकाउंट में हम डेबिट साइड लेकर जाएंगे टू बैड डेट, कितना, 10,000, क्योंकि ये नुकसान हमें रिकंस्टिट्यूशन के दिन हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि हमारे डेटर रिड्यूस हो गए और ऐसे में हमें नुकसान हो गया, क्योंकि हमारे एसेट्स डाउन हो रहे हैं, और अगर मेरे एसेट्स डाउन हो रहे हैं, मुझे नुकसान हो रहा है, तो मेरी रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड, रिवोल्यूशन की डेबिट साइड किसकी होती है मेरे बच्चे, एक्सपेंस की। तो हम इसे एक्सपेंस साइड रिवोल्यूशन अकाउंट में शो कर देंगे। बोलो क्लियर हो गया। कहीं बच्चे ये कह सकते हैं कि सर जब हम क्लास 11th पढ़ के आए थे तो हम बैड डेट के नुकसान को पीएनएल अकाउंट पे शो करते थे, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्यों शो कर रहे हो, पीएनएल अकाउंट में क्यों नहीं शो कर रहे हो।
एग्रीड बेटा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर ये भी तो देखो कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2024 को बना चुके हैं। हमने अपना ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 को बना दिया है। हम 1 अप्रैल 2024 को एग्रीमेंट चेंज कर रहे हैं। पार्टनर्स अपना आपस में बोलते हैं ना कि रिलेशन मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है उसे चेंज कर रहे हैं। तो हमारा जो रिकंसिडरेशन हो रहा है वो 1 अप्रैल को होता है। तो ऐसे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी बन चुकी है। तो मैं इस बेड डेट को अपना बोलते ना पीएनएल में नुकसान नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे पीएनएल अकाउंट्स ऑलरेडी 31 मार्च को बन चुके हैं। तो मैं दोबारा से तो पीएनएल अकाउंट नहीं बना सकता। दैट्स वाई हमारे जो एसेट्स और लायबिलिटी में जो चेंज आता है और उस चेंज की वजह से जो हमें फायदा नुकसान होता है, जिसको हम पीएनएल अकाउंट में डाल सकते थे, बट क्योंकि पीएनएल अकाउंट हमारे बन चुके हैं ओल्ड फर्म के, तो दैट्स वाई हम इसको फिर एक सेपरेट अकाउंट में लेकर जाते हैं जो कि है रिवोल्यूशन अकाउंट। और इसलिए ही रिवोल्यूशन का अकाउंट का नाम पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रखा गया है। ठीक है, क्योंकि पीएनएल अकाउंट आप बना नहीं सकते, तो ये आप एडजस्ट कर रहे हो वो आइटम जो पीएनएल में जा सकती थी, पर आप नहीं लेकर जा पा रहे हो वहां क्योंकि आपके स्टेटमेंट्स बन चुके हैं। दैट्स वाई आप इसे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, एक अकाउंट खोल रहे हो जिसका नाम है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और यहाँ पे आप अपने रिकंस्टिट्यूशन के दिन जो भी अपने फायदे नुकसान हो रहे हैं उनको यहाँ पे शो कर रहे हो। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ। और इसको एज एन प्रोफेशनल लैंग्वेज में पीएनएल एडजस्टमेंट को हम रिवोल्यूशन अकाउंट भी बोलते हैं। ओके, तो देखो बैड डेट का नुकसान अंदर थे, ओल्ड बैलेंस शीट में था कि रिकंस्टिट्यूशन के दिन था, रिकंस्टिट्यूशन के दिन, इसलिए आपको बेड डेट अंदर प्रोवाइड नहीं हो रखा था। कहाँ प्रोवाइड हो रखा था? एडजस्टमेंट में प्रोवाइड हो रखा था। तो आपने रिवोल्यूशन में एक्सपेंस दिखाया, और जब आपने अपनी बैलेंस शीट बनाई न्यू बैलेंस शीट, तो आपने कहा मेरे पुराने डेटर्स तो कितने थे एवरीवन, पुरानी बैलेंस शीट में डेटर्स कितने थे? 1 लाख। तो आप अभी भी 1 लाख दिखाओगे, पर क्योंकि आपको रिकंस्टिट्यूशन के दिन बेड डेट पता चले, तो आप अपने बेड डेट भी रिड्यूस कर दोगे, मतलब आप अपने डेटर्स को भी रिड्यूस कर दोगे विद द हेल्प ऑफ बेड डेट। तो आपने देखो बेड डेट की वजह से माइनस करे अपने डेटर्स, और अब आपने बोलते हैं ना कि यूजर जनता पब्लिक को बताया कि मेरे डेटर 1 लाख के नहीं, मेरे डेटर 90,000 के। तो इस तरीके से देखो काम होता है। ठीक है, अब केस 3 देखो, तो केस 3 बोलते हैं ना कि आपको ऐसा दिखाई देगा कि अंदर भी बेड डेट है और देखो बाहर भी बेड डेट है। तो यहाँ से आपको और अच्छी क्लियरिटी होगी। तो देखो ये पुरानी बैलेंस शीट है, ये ओल्ड बैलेंस शीट है, यानी रिकंस्टिट्यूशन से जस्ट पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आपके डेटर्स कितने हैं? 1 लाख, और यहाँ पे लेस हुआ है बेड डेट कितना? 10,000। तो बताइए आपके नेट डेटर्स कितने आ गए? 90,000। तो मुझे बताओ ये बेड डेट आपको रिकंस्टिट्यूशन के दिन पता चला, यानी 1 अप्रैल को पता चला कि ये 31 मार्च तक आप इसका ट्रीटमेंट कर चुके हो? सर इसका ट्रीटमेंट हम पुरानी बैलेंस शीट में कर चुके हैं, 31 मार्च में हम इसका ट्रीटमेंट कर चुके हैं। हम इसको नुकसान भी सर पुरानी ही बोलते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में हम इसको अपना नुकसान दिखा चुके होंगे और इसका ट्रीटमेंट कर चुके होंगे। जैसे कि बैलेंस शीट में ये आपको लेस होता हुआ भी दिख रहा है पुरानी बैलेंस शीट में, और जब आपने बोलते ना कि पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई है 31 मार्च तक की, उनमें आपने इनको ट्रेडिंग पीएनएल में अपना नुकसान भी दिखा दिया होगा। तो इसे दोबारा से बेटा मैं अपना नुकसान नहीं दिखाऊंगा रिकंस्टिट्यूशन के दिन, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, इसलिए आज आपको अपने डेटर से रिड्यूस होते हुए दिखाई भी दे रहा है। पर जो एडजस्टमेंट में बैड डेट है बेटा, वो बैड डेट पहले अराइज नहीं हुए थे कभी, वो आज रिकंस्टिट्यूशन के दिन, जिस दिन पार्टनर अपना एग्रीमेंट चेंज कर रहे हैं रिलेटेड टू द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस दिन आपको ये बैड डेट पता चला कि मेरे बैड डेट 12,000 के हो गए। तो ऐसे में आप क्या करोगे बेटा? तो अंदर वाले बैड डेट को हम अपना ना आज नुकसान नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम उसे पहले ही अपना ट्रेडिंग पीएनएल में दिखा चुके हैं। 31 मार्च को जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, हमने वहां पर इसको नुकसान दिखा दिया है। आज 1 अप्रैल को हमारा जो बेड डेट दिखाई दे रहा है रिकंस्टिट्यूशन के दिन, वो कितना दिखाई दे रहा है? 12,000। इसलिए बेटा देखो ये 12,000 अंदर नहीं, ये एडजस्टमेंट में दिया गया है। ठीक है, अब होगा क्या कि जब मैं रिवोल्यूशन अकाउंट बनाऊंगा, तो मैं रिवोल्यूशन अकाउंट में बोलूंगा मेरे डेटर दोबारा से रिड्यूस हो गए। कितने से रिड्यूस हो गए? 12,000 से रिड्यूस हो गए। तो मेरा नुकसान हो जाएगा बेटा, और ऐसे में अपने बैड डेट को मैं रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करूंगा टू बैड डेट 12,000। पर बेटा जब मैं आगे जाकर नई बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो मैं अपने डेटर्स कितने शो करूंगा? देखो पुरानी बैलेंस शीट से मेरे डेटर कितने आएंगे? देखो पुरानी बैलेंस शीट से मेरे डेटर 90 आएंगे, क्योंकि 1 लाख में से पुराने वाले बेड डेट जो पुरानी बैलेंस शीट में हुए हैं वो कितने हुए हैं? 10,000। तो मेरे डेटर्स नेट कितने बचे हुआ? 90। तो पुरानी बैलेंस शीट से जो मेरे डेटर आएंगे नई बैलेंस शीट में, वो 90,000 आएंगे। पर क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन के दिन और बैड डेट हो गए थे 12,000, तो हमने उनको रिवोल्यूशन अकाउंट में अपना एक्सपेंस भी दिखाया है, क्योंकि मेरे डेटर्स कम हो रहे हैं, और अपने नई बैलेंस शीट में डेटर्स को
और मैं रिड्यूस कर दूंगा बैड डेट के नाम से कितना 12,000 से। तो 90 माइनस 12,000 अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा 78,000। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपको बैड डेट का ट्रीटमेंट क्लियर हो गया होगा। ऐसा आपको एग्जाम में दिख सकता है कि बैड डेट आपको अंदर दिखाई देगा पर बाहर नहीं दिखाई देगा। तो इसका ट्रीटमेंट मैं अभी बता चुका हूँ, तो इसका ध्यान रखना। आपको बेड डेट अंदर नहीं एडजस्टमेंट में दिखाई देगा, तो फिर आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे ये भी मैं अभी बता चुका हूँ। नहीं, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत आई है तो आप रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि केस 3 अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे अंदर भी बेड डेट है और बाहर भी बेड डेट है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये भी मैंने अभी अभी आपको बता दिया। आई होप सो कि आपको बेड डेट का ट्रीटमेंट क्लियर हो गया होगा। नाउ हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बेटा एडजस्टमेंट नंबर 2, जो कि रिलेटेड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। तो देखो बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है ये भी आप क्लास 11th में पढ़ चुके थे, मैं दोबारा से बस रिकैप करा रहा हूँ। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है बेटा जब बिजनेस को अपने डेटर्स के ऊपर संदेह यानी डाउट होता है, यानी शक होता है कि शायद फ्यूचर में मेरे ये डेटर्स मुझे पैसे देने से मना कर दें। तो ऐसे में फिर कंपनी क्या करती है, बिजनेस क्या करती है, अपना बोलते हैं ना कि डेटर्स के ऊपर एक प्रोविजन मेंटेन करती है। देखो, एक समझदार व्यक्ति क्या करता है कि अगर उसे लगता है कि फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है तो वो उसके लिए आज ही प्रिपेयर हो जाता है। तो देखो, जब एक ह्यूमन बीइंग अपना स्मार्ट वर्क कर सकता है, आने वाले खतरों के लिए पहले से रेडी हो सकता है, वैसे ही एक बिजनेस भी अपने फ्यूचर में होने वाले नुकसान के लिए पहले से रेडी हो सकती है। इसके ऊपर हमारे पास क्लास 11 के कुछ कंसेप्ट भी थे, जैसे कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, जो हमें कहता था कि फ्यूचर के लिए अगर बोलते हैं ना, फ्यूचर में अगर आपको कोई एक्सपेंस नजर आ रहा है तो उसके लिए आप आज रेडी हो सकते हो, यानी उसको आज आप बुक कर सकते हो, दिखा सकते हो। पर फ्यूचर में कोई इनकम होती है तो उसको मत दिखाओ, है ना, क्योंकि इनकम को आज दिखा दोगे तो उसको दिखाने से कोई फायदा नहीं, क्या पता भविष्य में इनकम हो या ना हो। तो इसलिए इनकम को तभी दिखाओ जब हो। पर अगर फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है और उससे आपके बिजनेस पे एक मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा तो आप उस एक्सपेंस को आज ही दिखा सकते हो। तो ऐसा कौन कहता था, हमें कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट भी कहता था। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जब बिजनेस को अपने डेटर्स के ऊपर संदेह होता है यानी शक होता है कि कुछ डेटर्स जो है हमारे फ्यूचर में पैसे देने से मना कर सकते हैं, तो कंपनी आज ही उनको अपना एक्सपेंस दिखा देती है, लॉस दिखा देती है। ठीक है। तो बिजनेस क्या करती है कि एक प्रोविजन मेंटेन करती है, यानी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा प्रोविजन में ट्रांसफर कर देती है। उससे क्या होता है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो डाउन हो जाता है, और ऐसे में बिजनेस फिर उस एक्सपेंस के लिए जिसके लिए बिजनेस ने प्रोविजन मेंटेन किया है, बिजनेस फिर उस एक्सपेंस के लिए फ्यूचर में रेडी हो जाती है। सर, एक बार बताओ, आपने पिछले कुछ क्लासेस में हमें रिजर्व्स के बारे में भी बताया था, चाहे सर वो जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, सर वहां पे भी तो हम पैसा बचा ही रहे थे। और यहाँ पर भी आप कह रहे हो कि हम फ्यूचर के एक्सपेंस के लिए कुछ पैसा बचा रहे हैं बाय मेकिंग अ प्रोविजन। तो सर, प्रोविजन और रिजर्व में अंतर क्या होता है? तो देखो बेटा, रिजर्व ना ऐसी चीजों के लिए बचाया है पैसा आपने जो कि आपको भी नहीं पता कि फ्यूचर में होंगे भी कि नहीं होंगे, बस आपने बोलते हैं ना कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ पैसा फ्यूचर के लिए सेव करा है। बट सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसमें तो हमें पता रहता है कि हम वो रिजर्व किसके लिए बना रहे हैं। यस बेटा, हमें ये जरूर पता होता है कि हम रिजर्व किसके लिए बना रहे हैं, पर हमें उसके अकरेंस नहीं पता। हमें नहीं पता कि हमारे वर्कर्स के साथ कब इंजुरी होगी, हमें नहीं पता कि हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कब डाउन होगी और कब हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत पड़ेगी। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, या चाहे वो जनरल रिजर्व हो, मेरे बच्चे, हमें ना उनकी अकरेंस हमें नहीं पता कि हम उनको कब यूज करेंगे, बट स्टिल बिजनेस अपनी प्रोटेक्शन के लिए रिजर्व्स को मेंटेन करती है। बट प्रोविजन में क्या होता है बेटा, हमें ना एक्सपेंस प्रोबेबल है, हमें पता है कि वो फ्यूचर में हो सकता है, और उसकी अकरेंस बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि श्योर है कि वो होगा ही होगा, बट हमें ना उसका अमाउंट नहीं पता बस। ठीक है। जैसे हमें नहीं पता कि कितने रुपए से डेटर्स हमें पैसे देने से मना करेंगे, हमें संदेह तो है, हमें शक तो है, पर अमाउंट नहीं पता। तो ऐसे में फिर हम उनका प्रोविजन मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रोविजन कभी एक्यूरेट नहीं होते। आपका जो एक्चुअल एक्सपेंस होगा डेटर में, यानी जो डेटर्स आपके बैड डेट्स बनेंगे फ्यूचर में, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, पर होंगे जरूर, ऐसा बिजनेस को लगता है। तो इसलिए बिजनेस ऐसे एक्सपेंसेस जो सर्टेन होते हैं फ्यूचर में, उनके लिए आज क्या बना देती है, प्रोविजन बनाती है, रिजर्व नहीं बनाती, क्योंकि बिजनेस को पता है कि वो एक्सपेंस होना है, मतलब होना।
इसलिए बिजनेस उनका रिजर्व मेंटेन नहीं करती, प्रोविजन मेंटेन करती है। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ पे? हाँ, दैट्स वाई अगर मुझे अपने डेटर्स के ऊपर संदेह है कि वो फ्यूचर में मुझे पैसे देने से इनकार कर सकते हैं, तो मैं उनके ऊपर प्रोविजन मेंटेन कर दूंगा। बोलो बात समझ में आई? द आंसर इज यस। तो जनरली पहले मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, कि जो प्रोविजन की एंट्री होती है ना, प्रोविजन बनाने की जो एंट्री होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हम अपने प्रॉफिट को कम करते हैं। प्रॉफिट कहाँ से आता है? पीएनएल से। तो हम अपने पीएनएल अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब इनकम कम होती है बेटा तो डेबिट होता है, जब इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट डाउन हो रहा है तो हमने पीएनएल को डेबिट किया, और उतने प्रॉफिट का हमने क्या बना दिया? प्रोविजन बना दिया। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ अभी ध्यान से सुनते रहो। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ये एंट्री होती है। यानी जब भी हम प्रोविजन बनाते हैं तो हमारा प्रॉफिट डाउन होता है और हमारा एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट हो जाता है। जनरली बिजनेस के लिए ये प्रोविजन लायबिलिटी होता है। क्या होता है? लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस इस प्रोविजन को अपनी मर्जी से कहीं भी यूज नहीं कर सकता। बिजनेस इस प्रोविजन को कहाँ यूज करेगा? बस डेटर जब बैड डेट होंगे तो उस एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए ये प्रोविजन यूज किया जाएगा। दैट्स वाई इसका नाम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, और ये बिजनेस के लिए एक तरीके से लायबिलिटी है। ठीक है, तो इसलिए देखा जाए तो वैसे तो इसका रियल ट्रीटमेंट ये है कि जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको दिखाई देते हैं, या जो भी आप शो करते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, वो अपना लायबिलिटी साइड शो करते हो। ठीक है, पर बेटा आपका जो बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या कोई अदर बोर्ड हो, बोर्ड्स का मानना ये होता है बेटा कि अगर कोई प्रोविजन किसी एसेट से लिंक करता है तो हम उस प्रोविजन को लायबिलिटी साइड ना दिखाकर सिमिलरली उस एसेट से भी लेस कर सकते हैं। बात एक ही है, अगर आप अपने प्रोविजन को लायबिलिटी साइड दिखाते हो तो भी आपकी बैलेंस शीट टैली होगी, और अगर आप उस प्रोविजन को जो एक रिलेटेड एसेट से कंसर्न करता है अगर उससे लेस कर दोगे तो भी आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो किससे लिंक करता है बेटा? डेटर से। इसलिए सिर्फ प्रेजेंटेशन के तौर पे हम अपने प्रोविजन को किससे लेस कराते हैं? डेटर से लेस कराते हैं। ठीक है, क्या प्रोविजन की वजह से क्या मेरे डेटर कम होते हैं? द आंसर इज नो। मेरे डेटर थोड़ी कम हो रहे बेटा, अभी थोड़ी मना करा मेरे डेटर उन्हें पैसे देने से। मुझे बस संदेह है, मुझे बस शक है, इसलिए मैंने आज अपना प्रॉफिट डाउन कर दिया, मैंने अपना पीएनएल अकाउंट कम कर दिया। ठीक है, तो याद रखो यहाँ से आपको ये बात भी समझ में आती है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वजह से आपके डेटर कभी भी रिड्यूस नहीं होते। यानी अगर आपको यहाँ पर नेट डेटर 90,000 दिख रहे हैं तो आपके रियल डेटर 1 लाख ही हैं, क्योंकि अगर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेटर से लेस ना करो तो इसका अदर ट्रीटमेंट ये है कि आप इसको लायबिलिटी साइड भी दिखा सकते हो, और अगर आप इसको लायबिलिटी साइड दिखाओगे तो आपके डेटर कितने दिखाई देंगे? 1 लाख ही दिखाई देंगे। बट क्योंकि ये प्रोविजन हमारे डेटर से लिंक करता है, एसेट से लिंक करता है, इसलिए हमने इसे प्रेजेंटेशन के तौर पर यहाँ पे लेस कर दिया और अपनी जनता जनार्दन को बता दिया कि भाई रेडी रहो कि कितने डेटर से पैसे मिलेंगे? 90,000 से मिलेंगे, हालांकि रियल 1 लाख ही है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? भाई वसूली करने जब मैं जाऊंगा तो सभी के पास जाऊंगा। ठीक है भाई, मेरा शक है, मान लो आप मेरे डेटर हो और मुझे आप पे शक है कि आप मुझे शायद पैसा नहीं दोगे, तो मैंने प्रोविजन बना दिया। अब एक बार बताओ, जब एट द एंड जब मैं वसूली करने जाऊंगा तो आपके पास भी तो आऊंगा ही ना मैं। ठीक है, तब अगर आप मना करते हो तो मैं तो कहूंगा हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता था कि तुम तो मेरे पैसे दोगे ही नहीं, मुझे पता था कि तुम नालायक हो, इसलिए मैंने क्या बना रखा था? प्रोविजन। पर वसूली करने तो जाऊंगा ना मैं सबके पास, इसलिए याद रखना कि रियल डेटर मेरे बनने की। ओके, बोलो बात समझ में आई? यस। तो ये आपके पास मैंने बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के 3 केस रखे हैं। कितने केस रखे हैं बेटा? 3 केस रखे हैं। ठीक है, और इन तीनों केस को आप साइमल्टेनियसली देखोगे, एग्जाम में आपके पास कुछ भी आ सकता है, पर रट्टा कोई नहीं मारेगा, रट्टा कोई नहीं मारेगा, याद रखना। ठीक है बेटा, ओके। तो आपके पास केस नंबर 1 है कि आपको पुरानी बैलेंस शीट में, यानी जो क्वेश्चन में दी गई होगी जस्ट बिफोर रिकंसिडरेशन, आपको डेटर प्रोवाइड है 1 लाख और इसमें से लेस होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000। तो आपके नेट डेटर्स कितने हैं? 90,000। और एडजस्टमेंट में कोई भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने प्रोविजन मेंटेन किया था
ये पुरानी बैलेंस शीट में ही कर दिया था, यानी पुराने टाइम में ही कर दिया था, यानी ओल्ड फॉर्म में ही कर दिया था, और आपने पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री पहले ही कभी पास कर दी थी। यानी ये जो प्रोविजन आपने मेंटेन कर रखा है पुरानी बैलेंस शीट में, तो इसको मेंटेन करने के दौरान आपने अपना प्रॉफिट पहले ही कभी लेस कर दिया था। तो आज जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो आज मैं इसका ट्रीटमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उससे पहले ही, यानी हमारी लास्ट डेट पे जो बैलेंस शीट बनी होगी, यानी पुरानी बैलेंस शीट, हमारी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी है पुरानी बैलेंस शीट डेट तक, यानी 31 मार्च तक। आज 1 अप्रैल को मान लो हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो मैं दोबारा से बोलते हैं ना कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को पीएनएल अकाउंट में नहीं लेकर जा सकता। मैं अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को अगर लेकर भी जाऊंगा आज रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, तो कहाँ लेकर जाऊंगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यानी रिवोल्यूशन अकाउंट में, क्योंकि मेरे पीएनएल अकाउंट, मेरी बैलेंस शीट ऑलरेडी 31 मार्च तक बन चुकी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर पॉइंट ये है बेटा कि मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो एडजस्टमेंट में है ही नहीं, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन तो मैं कोई प्रोविजन मेंटेन कर ही नहीं रहा हूँ। मेरा जो भी प्रोविजन बन चुका था वो पुरानी बैलेंस शीट यानी पुरानी डेट तक बन चुका था। तो इसलिए मैं रिवोल्यूशन अकाउंट में कोई प्रोविजन मेंटेन नहीं करूंगा, कोई भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को मैं अपना एक्सपेंस नहीं दिखाऊंगा। ठीक है? और ऐसे में रिवोल्यूशन अकाउंट में मेरा कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं होगा। पर जब मैं पुरानी बैलेंस शीट दिखाऊंगा बेटा, तो पुरानी बैलेंस शीट में मैं ये दिखाऊंगा कि मेरे डेटर्स कितने हैं 1 लाख, और इसमें से मैं लेस करूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कौन से वाले? वही पुराने वाले। और वो इसलिए करना है बेटा दोबारा से, क्योंकि अभी आप जब अपने डेटर्स को राइट डाउन कर रहे हो न्यू बैलेंस शीट में, तो आप यही बताओगे कि हमने प्रोविजन कितने का मेंटेन कर रखा है? 10,000 का मेंटेन कर रखा है, मतलब हमें अपने डेटर पे शक है 10,000 का। पर ये कब से चलता हुआ आ रहा है? पुरानी बैलेंस शीट से। तो ये अभी भी आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरीके से प्रेजेंटेशन आगे भी चलती रहेगी। तो बोलो, क्या आपको यहाँ पर ये बात समझ में आई? हाँ। अब केस नंबर 2 में आप देख सकते हो बेटा, डेटर कितने हैं? 1 लाख। पर इस दफा आपने पुरानी बैलेंस शीट में यानी पुरानी फर्म में कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन नहीं करा। यानी ऐसा हो सकता है कि आपको पुरानी फर्म में कभी अपने डेटर्स के ऊपर शक ही नहीं हुआ, पर जिस दिन 1 अप्रैल को आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, उस दिन आपको पता चला कि यार कुछ डेटर्स ऐसे हैं जिन पे हमें संदेह हो रहा है, यानी शक हो रहा है। मान लो एडजस्टमेंट में दिया गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10%। तो बताओ ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% किस पे लगेगा? 1 लाख पे ही लगेगा। और अगर आप 1 लाख का 10% निकालते हो, तो कितना आएगा बेटा? ये काट पीट के 10,000 आएगा। यानी जो आपका प्रोविजन मेंटेन होगा आप रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, वो कितना होगा? 10,000। अब देखो, क्योंकि बेटा हम सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी पुरानी बैलेंस शीट की 31 मार्च तक रेडी कर कर आ चुके हैं, है ना? 31 मार्च को हम सारी बैलेंस शीट बोलते हैं ना, अपनी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम कर चुके हैं। जर्नल, लेजर, ट्रायल, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट सब मैं बना चुका हूँ। तो 1 अप्रैल को दोबारा तो नहीं बनाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन देख रहा हूँ कि मुझे अपने डेटर्स पे शक हो रहा है और मैं प्रोविजन मेंटेन कर रहा हूँ, तो अब मैं प्रोविजन ना बेटा पीएनएल अकाउंट से मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पीएनएल अकाउंट 31 मार्च को बन चुका है। तो मुझे यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा अपना प्रोविजन किसकी मदद से? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट की मदद से, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट की मदद से। तो अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की मदद से अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करूंगा, यानी बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा, तो मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट को नुकसान होगा, क्योंकि मैं जितना प्रोविजन बनाऊंगा बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि बिजनेस फिर इस प्रॉफिट को कहीं और यूज कर नहीं सकता, क्योंकि ये प्रॉफिट सिर्फ कब यूटिलाइज होंगे? जब हमारे डेटर्स बिकम्स बन जाएंगे क्या? बैड डेट। इसलिए याद रखना बेटा, ये जो प्रोविजन मैं मेंटेन कर रहा हूँ, ये प्रोविजन मेंटेन करने से मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोविजंस क्या होती हैं? आपकी लायबिलिटीज। और जैसे ही आप प्रोविजन मेंटेन करोगे, तो रिवोल्यूशन को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब जो प्रोविजन आपने मेंटेन करा है तो रिवोल्यूशन की मदद से किया, तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? बोलते हैं ना, अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में चला गया। बोलो, बात समझ में आ गई? तो आंसर इज यस। तो ये नुकसान दिखाया अपने रिवोल्यूशन में। और जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे, तो आप कहोगे पुरानी बैलेंस शीट से मेरे डेटर कितने आए? 1 लाख। पर अब हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन शक कितना हुआ? 10,000। तो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस कर देंगे 10,000 से, और नेट डेटर्स कितने दिखाएंगे? 90,000 दिखाएंगे। बस इतना ही करेंगे। और अगर आप यहाँ डेटर से लेस नहीं करना चाहते, तो आप इनको लायबिलिटी साइड भी दिखा सकते हो। पर वही बात है बेटा, आपका बोर्ड जैसा बोलता है आप वैसा ही कर लो तो सही है। हालांकि आप लायबिलिटी साइड भी दिखाते हो तो आपके बोर्ड आपके मार्क्स नहीं काटेगी।
अगर आपको मैं अगर बोर्ड पेपर दिखाऊं तो ये एक क्वेश्चन नंबर 24 है, ये 2023 का बोर्ड पेपर है बेटा। इसमें आप देख सकते हो सीबीएसई का है, याद रखना। तो यहाँ पे आप देखो इन्होंने डेटर लिखे हैं 38,000 के और लेस करा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000। बताओ ये कौन सी बैलेंस शीट है, ये पुरानी है कि नहीं है? सर ये पुरानी बैलेंस शीट है, ठीक है ना, जस्ट रिकंसिडरेशन से पहले की। तो वही बात है कि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप पहले ही अपना क्या दिखा चुके हो, एक्सपेंस दिखा चुके हो, तभी ये आपको पुरानी बैलेंस शीट में दिख रहा है। अब इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आप चाहें तो लायबिलिटी साइड भी दिखा सकते हो, पर बेटा ऐसा होता नहीं है। मतलब होता नहीं है मतलब इन द सेंस कि आपका सीबीएसई बोर्ड ऐसा करता नहीं है, कभी कभी करता है कभी कभी नहीं करता है, पर ज्यादातर चांसेस यही है कि आपको हमेशा अपने बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा ही दिखाई देगा। तो आप ऐसा ही फॉलो करना कि आप अपने प्रोविजंस को कंसर्न्ड एसेट से लेस कर देना। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? हाँ जी सर, बात समझ में आई। तो बोले ये भी क्लियर हो गया। और एक है केस 3, जहां पर आपको बैलेंस शीट में डेटर में से ऑलरेडी एक प्रोविजन लेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपने ऑलरेडी ओल्ड फॉर्म में क्रिएट करा था, और आपको अपने नेट डेटर्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 90,000। और मेरे बच्चे आपको एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना दिखाई दे रहा है, 12% दिखाई दे रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके रियल डेटर्स कितने हैं? क्या रियल डेटर्स 90 है कि रियल डेटर्स 1 लाख है? आप वसूली कितने डेटर्स पे करने जाओगे? तो वसूली करने तो हम 1 लाख पे ही जाएंगे। द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे देखो ये संदेह है हमारा, ये पुरानी बैलेंस शीट में पुरानी फर्म में हमें संदेह हुआ था कि भाई इतने डेटर्स होंगे जिनसे हमें पैसा नहीं मिलेगा, पर उन्होंने तो मना नहीं किया ना। तो मेरे जो कायदे से रियल डेटर्स हैं वो कितने हैं, 1 लाख ही हैं। तो जो मैं प्रोविजन यहाँ पर मेंटेन कर रहा हूँ 12% का, वो किस पे कैलकुलेट करूंगा, 1 लाख पे। याद रखना 90,000 पे नहीं करेंगे, 1 लाख पे करेंगे, अपने रियल डेटर्स पे करेंगे। और आप बताओ 1 लाख का 12% कितना होगा? 1 लाख का 12% कितना होगा, 12,000 होगा। ठीक है, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा और सॉल्व करके 12,000 आ जाएगा। अब देखो प्रोविजन, बच्चे प्रोविजंस में गलती क्या करते हैं, हमारा जो एडजस्टमेंट का प्रोविजन है वो कितना निकल कर आ रहा है, 12,000, पर हम ऑलरेडी ओल्ड फॉर्म में कितना प्रोविजन बना चुके हैं, 10,000। तो बेटा मैं जो अब प्रोविजन मेंटेन करूंगा ना वो 12,000 नहीं करूंगा, मतलब 12,000 से प्रोविजन को नहीं बढ़ाऊंगा मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी 10,000 रुपए का प्रोविजन पड़ा हुआ है। प्रोविजन क्या है कि एक तरीके का अमाउंट जो हमने इकट्ठा कर रखा है डाउटफुल डेट के लिए, ठीक है। तो ऑलरेडी इसमें 10,000 पड़े हुए हैं, पर एडजस्टमेंट कह रहा है कि आपको कितना बनाना है प्रोविजन, 12,000। तो बताओ अगर 10 को 12 बनाना है तो और कितना प्रोविजन इसमें ऐड कर दूं कि ये 12 बन जाए? सर 2,000 का प्रोविजन आप और इंक्रीज कर दो। तो दैट्स इट, मुझे 2,000 से प्रोविजन और इंक्रीज करना पड़ रहा है। और क्योंकि वो रिकंसिडरेशन के दिन करना पड़ रहा है, क्योंकि पुरानी फॉर्म में पुरानी बैलेंस शीट में तो 10,000 का है और रिकंसिडरेशन के दिन 12 आ रहा है, तो 10,000 ऑलरेडी प्रोविजन बना चुका हूं, तो और कितना प्रोविजन बनाना है, 2,000। तो यस, वो मुझे रिवोल्यूशन अकाउंट यानी पीएनएल एडजस्टमेंट की मदद से बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन रिकंसिडरेशन हो रहा है उस दिन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन रही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी पहले ही बनकर तैयार हो चुकी है, इसलिए हम रिवोल्यूशन अकाउंट यानी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट की मदद लेते हैं। बोलो बात समझ में आई? और हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने से इंक्रीज कर दिया, 2,000 से इंक्रीज कर दिया। जब मैं अपनी नई बैलेंस शीट बनाऊंगा तो डेटर्स लिखूंगा कितने, रियल डेटर्स कितने बताओ, रियल डेटर्स तो 1 लाख ही हैं। और अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने लेस करूंगा, 10,000 पहले के, 2,000 के और मैंने क्रिएट करे बेटा प्रोविजन, तो टोटल कितने हो गए, 12,000। सर एक बार बताओ यहाँ 2,000 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा देखो जो बैलेंस शीट होती है ना वो ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। तो आपका ओवरऑल प्रोविजन कितना हो चुका है, 10 और 2 12,000। तो 12,000 का प्रोविजन हम लेस करेंगे और अपने नेट डेटर्स बाहर कितने दिखाएंगे, 88। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, बताओ बेटा हम अपने डेटर से कलेक्शन कितने के पास जाएंगे, मतलब कितने डेटर्स के पास जाएंगे, 88,000 वालों डेटर्स के पास जाएंगे कि 1 लाख के पास? तो वसूली करने हम 1 लाख के पास ही जाएंगे। ये तो हमारी तरफ से बिजनेस का शक है, बिजनेस को संदेह हो रहा है, बिजनेस को डाउट है कि भाई हमें पैसे शायद इनसे ना मिले, पर उन्होंने थोड़ी मना किया। तो इसलिए रियल डेटर्स मेरे 1 लाख के रहेंगे। हाँ, बैड डेट्स होते हैं बेटा, बैड डेट्स होते हैं, तो बैड डेट्स में हमारे डेटर तुरंत घट जाते हैं, क्योंकि बैड डेट का मतलब है कि वो सीधा आकर हमें मना कर रहे हैं कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते। तो वहां पे मेरे डेटर 90,000 हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 लाख से 10,000 माइनस करा तो 90 हो गया, ठीक है।
यहाँ पे 1 लाख में 10,000 माइनस करो तो 90 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे रियल डेटर भी 90 है और नेट डेटर्स भी 90 है, क्योंकि बेड डेट की वजह से मेरे डेटर्स रिड्यूस होते हैं। क्योंकि बेड डेट की एंट्री क्या होती है बेटा, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बोलो बात समझ में आई। बेड डेट मेरे सीधा डेटर को रिड्यूस करते हैं, पर प्रोविजंस मेरे डेटर्स को रिड्यूस नहीं करते, प्रोविजंस मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं। बस प्रोविजंस को मैं इसलिए लेस करता हूँ बेटा अपने डेटर से, इसलिए लेस कराता हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन है बस। आप चाहे तो इसको लायबिलिटी साइड दिखाएं, क्योंकि प्रोविजन का असली नेचर तो लायबिलिटी होता है, पर बोर्ड ये मानता है कि अगर कोई प्रोविजन किसी एसेट से रिलेट करता है तो आप उस एसेट से उसको लेस कर दो, है ना। तो अब मैं लेस भी करता हूँ, चाहे मैं प्रोविजन को लेस भी करता हूँ, तो मेरे जो रियल डेटर्स है वो 88 थोड़ी है, रियल डेटर्स तो मेरे 1 लाख ही है। क्योंकि वसूली करने तो मैं अपने उन डेटरों के पास जाऊंगा जिन डेटरों को मैंने सामान बेचा, ना कि उनके पास जिनसे मुझे श्योरिटी। भाई संदेह अगर मेरा है तो वो मेरा अपना मैटर है, वो बिजनेस का अपना मैटर है। वसूली करने बिजनेस सबके पास है। मुझे लगता है मैंने इसके ऊपर बहुत चर्चा कर ली है, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो तो ये बात भी हमारी खत्म होती है। पर अब जो हम एक तीसरा बोलते हैं ना कि अपना एडजस्टमेंट करेंगे रिवोल्यूशन से रिलेटेड, वो करेंगे हाइब्रिड, यानी जहां पे बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दोनों आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे बच्चे देखो, आपको मैं एक एडजस्टमेंट बता रहा हूँ जहां पर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दोनों दिखाई देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अगेन मैंने आपको 3 केस दिए हैं और 3 केस से अपनी बात समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास देखो ऑलरेडी एक पुरानी बैलेंस शीट है और डेटर्स आपके पास कितने हैं, 1 लाख, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी आपने क्रिएट किया हुआ है 10,000 का, यानी आपको अपने डेटर पे शक है कि शायद इतने 1000 के डेटर्स मुझे पैसे नहीं देंगे, और 90,000 आपने अपने नेट डेटर्स बाहर दिखा। बताओ आपके रियल डेटर्स 1 लाख है कि 90,000 है? सर रियल डेटर्स 1 लाख है, वसूली कर देता हूँ 1 लाख के पास। अच्छा, क्योंकि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, पार्टनर्स अपना आपस में रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन आपको पता चला, यानी एडजस्टमेंट में आपको दिया है कि आपके बेड डेट्स कितने के हुए हैं, 8,000 के हुए। अब आप एक बार बताओ, आप ऑलरेडी प्रोविजन कितने से मेंटेन कर रहे थे, आपको शक था कितने डेटर्स पे, 10,000 पे, और आपके बेड डेट कितने निकल कर आए रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, 8,000। तो बताओ क्या आपको नुकसान होगा? दिल पे हाथ रखकर बताओ क्या आपको नुकसान होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि आप पहले से ही तैयार थे, पुरानी फर्म से ही आपने प्रोविजन मेंटेन कर रखा था कि मुझे अपने डेटर पे शक है कि शायद 10,000 के डेटर्स होंगे जो मुझे पैसे नहीं देंगे। आज रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन पता चला कि बेड डेट कितने के हो गए बेटा, 8,000 के हो गए। तो बताइए आपका जो नुकसान हुआ वो कितने का हुआ? सर हमारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ बेड डेट का, क्योंकि हमने पहले से ही प्रोविजन मेंटेन कर रखा था, पहले से अपने प्रॉफिट्स कम कर रखे थे, पहले से इसको नुकसान दिखा रखे थे। तो एक बार बताओ, जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो क्या बैड डेट का नुकसान रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा? द आंसर इज नो, नहीं जाएगा, क्योंकि आपको कोई नुकसान ही नहीं हुआ। इवन तो आपके पास 2,000 का प्रोविजन फालतू बचा हुआ है, फालतू पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप बैड डेट को लेस भी करा दो अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से, तभी भी आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 पड़ा हुआ है। तो आप इसका क्या करेंगे? तो देखो कुछ लिखा नहीं है आगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिमेनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या करना है। तो हम एज्यूम करेंगे कि हम उस बचे हुए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को खत्म कर देंगे, मतलब हमें अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। और अगर मान लो कि आपके प्रोविजंस खत्म हो रहे हैं बेटा, आपके प्रोविजंस डाउन हो रहे हैं, तो ये बिजनेस के लिए ना एक तरीके के अच्छे संकेत होते हैं, मतलब आपका जो शक है डेटर के ऊपर वो कम हो गया। ठीक है ना, तो 2,000 का आपका जो प्रोविजन है वो फालतू पड़ा हुआ था, अब उसकी कोई नीड नहीं है। तो जब प्रोविजन बनाते हैं तो प्रॉफिट पीएनएल कम होता है, बट आज आप प्रोविजन बना नहीं रहे हो, खत्म कर रहे हो 2,000 का बचा कुचा प्रोविजन, तो आपको फायदा होगा। पर क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन के दिन हो रहा है, तो इस फायदे को आप पीएनएल अकाउंट में नहीं लेकर जा सकते, तो आप इसको कहाँ लेकर जाओगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ही लेकर जाओगे। क्योंकि आपके जो बची कुची प्रोविजन जो था, बचा कुचा जो आपका लायबिलिटी था एज अ प्रोविजन, वो खत्म हो रहा है। तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है, आपको फायदा हो गया, और आप इसको अब रिकंस्टिट्यूशन के दिन पीएनएल एडजस्टमेंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में अपना फायदा दिखा दोगे। और जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाओगे तो डेटर्स कितने लिखोगे, 1 लाख। और बताओ बैड बैड डेट जो आपका शक था पहले 10,000 का, वो यकीन में कितने में तब्दील हुआ, 8,000। तो आप क्या करोगे, जब
बैलेंस शीट बनाओगे तो 1 लाख के डेटर में से 8,000 का बैड डेट लेस कर दोगे, क्योंकि ये डेटर तो श्योर है कि पैसे देंगे ही नहीं। तो आपका जो डेटर अब दिखाई देगा बैलेंस शीट में, वो दिखाएगा 92। चलो बताओ मेरे रियल डेटर 1 लाख है कि 92? सर 92,000 आपके रियल डेटर्स हैं और यही आपके नेट डेटर्स भी। बोलो बात समझ में आई? क्योंकि बैड डेट की वजह से आपके डेटर्स रिड्यूस होते हैं। ठीक है ना? तो बोलो बात समझ में आई? पर देखो सोचने वाली बात थी कि बैड डेट हुआ रिकंसिलिएशन के दिन, पर कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि क्या बना रखा था, प्रोविजन। पर बैड डेट आपके डेटर से तो रिड्यूस होगा ना, क्योंकि वो आपके डेटरों को तो कम कर देगा। क्योंकि अब आप वसूली 1 लाख के पास थोड़ी जाओगे, 8,000 के डेटर ने तो साफ साफ मना कर दिया। इसलिए वसूली आप कितने डेटरों के पास करने के लिए जाओगे, 92,000 के पास। तो जब आप अपनी नई बैलेंस शीट बनाओगे तो कितने डेटर्स लिखोगे, 92। तो देखो बेटा यहाँ पर ना हम बस ट्रीटमेंट समझ रहे हैं कि अगर हमारे पास ये सिनारियोज आते हैं तो हम कैसे इनका एडजस्टमेंट कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, बाकी अगर बच्ची कुछ कमी होगी तो वो क्वेश्चंस में पूरी हो जाएंगी। बट मेरा बेटा पूरा पूरा फोकस है कि मैं कम से कम 90-95% जितनी भी क्वायरीज होती हैं रिलेटेड टू बैड डेट, रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मैं उसको खत्म कर दूं। ठीक है, चल अब देखो केस नंबर 2 देखो। तो केस नंबर 2 में पुरानी बैलेंस शीट में डेटर कितने हैं, 1 लाख, और बैड डेट कितने लेस हुए, 10,000। तो बताओ बैड डेट की वजह से डेटर रिड्यूस हो गया। हाँ, तो आपने इन्हें बैड डेट पुरानी बैलेंस शीट में दिखा रखा था। तो जब आपको बैड डेट हुए थे तो ये पुरानी ही फर्म में हुए थे, तो आपने पुरानी फर्म में इसको अपना एक्सपेंस भी दिखा दिया था, और पुरानी बैलेंस शीट में आपने अपने डेटर रिड्यूस भी कर दिए, और अब आपके डेटर कितने दिखाई दे रहे हैं, 90,000। यानी इस बैड डेट का आज रिकंसिलिएशन से कोई लेना देना नहीं है। आपके नेट डेटर्स और रियल डेटर्स कितने हैं, 90,000। बोलो क्लियर हो गई? पर एडजस्टमेंट में लिखा है कि बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को शक हो रहा है कि 10% से फ्यूचर में और बैड डेट अराइज हो सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, मैं ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% किस पे लगाऊंगा? अगर आप लोग कहोगे कि 1 लाख पे, तो बेटा आपका आंसर सरासर गलत होगा, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में यानी पुरानी फर्म में ऑलरेडी बैड डेट हो चुके थे 10,000। और मैं अभी ये बार बार बोल चुका हूँ बेटा कि बैड डेट की वजह से आपके डेटर रिड्यूस हो जाते हैं। तो आपके डेटर अब कितने के रह गए, 90,000 के। तो मेरे बच्चे आप 10% जो लगाएंगे वो 90,000 का लगाएंगे, और 90,000 का 10% कितना होता है, 9,000। तो अब आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो, पहले कभी कोई प्रोविजन मेंटेन नहीं था बेटा। तो ये सारा का सारा प्रोविजन अब आपको क्रिएट करना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है। तो प्रोविजन बिजनेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटी। आप जितना प्रोविजन बनाओगे बिजनेस के लिए लायबिलिटी उतनी बढ़ेगी, और लायबिलिटी बढ़ रही है प्रोविजन के नाम से, तो बिजनेस को नुकसान भी हो रहा है। और इस नुकसान को हम कहाँ दिखा रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। मैंने बार बार बोला है बेटा, प्रोविजन जो बनता है पीएनएल की मदद से बनता है, पर यहाँ मैं पीएनएल की मदद से नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी बन चुकी हैं 31 मार्च को। आज 1 अप्रैल को जब मैं रिकंसिलिएशन कर रहा हूँ, तो मेरे पास रिकंसिलिएशन की अकाउंटिंग है, और वहां पर मैं अगर पीएनएल, सॉरी, अगर मैं प्रोविजन मेंटेन कर रहा हूँ तो फिर प्रोविजन में पीएनएल नहीं, पीएनएल एडजस्टमेंट यानी रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू मेंटेन करूंगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना मेंटेन किया बेटा मैंने, 9,000, 90,000 का 10%। जब मैं नई बैलेंस शीट बनाऊंगा बेटा, तो डेटर कितने बताऊंगा बेटा, बताओ। पुरानी बैलेंस शीट में डेटर कितने थे, 90,000। तो 90,000 के डेटर्स थे, और इसमें से मुझे शक कितने पे हो रहा है, 9,000 के डेटर्स पे। तो मैंने लेस कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 9,000, एंड अपने नेट डेटर्स बाहर दिखाए नई बैलेंस शीट में 81। चलो दोबारा पूछता हूँ, रियल डेटर 90 है कि 81? तो सर यहाँ पे ना रियल डेटर 90 ही है, क्योंकि ये बैड डेट नहीं है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। और सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अदर ट्रीटमेंट ये है कि हम इसे लायबिलिटी साइड भी दिखा सकते हैं, पर दिखाते नहीं है, क्योंकि बोर्ड हमारा ज्यादातर क्या करता है, ये मानता है कि जो भी प्रोविजन है अगर वो किसी एसेट से लिंक करते हैं तो उसी एसेट से उसको लेस कर दो। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई? पॉइंट। और लास्ट है आपका बेटा कि डेटर है आपके पास कितना, 1 लाख। आपने पुरानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी एक प्रोविजन मेंटेन कर रखा पुरानी बैलेंस शीट में, ठीक है, कितना, 10,000 का, और आपके नेट डेटर्स कितने दिख रहे हैं, 90,000। आज आपको बेड डेट कितने हुए, 8,000 के। बट आगे एक बात ये लिख दी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है 10%। बोलो बात समझ में आई? क्या आपको नहीं लगता कि केस 3 थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है केस 1 से? पर यहाँ पर बस एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दी कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है, खत्म नहीं करना, मेंटेन करना है 10% से। तो यहाँ पर देखो होगा क्या कि आपने पुरानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी प्रोविजन मेंटेन कर रखा था 10,000 से,
और आपके बैड डेट कितने निकल कर आए 8000 के, तो ये 8000 के बैड डेट इसी प्रोविजन से लेस हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया ही इसलिए गया था कि आपको लगता था कि फ्यूचर में बैड डेट होंगे, और आज फ्यूचर में जब बैड डेट हुए हैं तो ये बैड डेट सेट ऑफ हो जाएंगे मेरे प्रोविजन से। और अब आप बताओ, सेट ऑफ कर भी दूं तो भी मेरे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कितने रुपए के प्रोविजन बचे रहेंगे, 2000 रुपीज के प्रोविजन बचे रहेंगे। अगर कुछ नहीं बोलता तो उस प्रोविजन को मैं खत्म कर देता, और प्रोविजन खत्म करता तो मेरा फायदा हो जाता। पर बेटा इन्होंने आगे लिख दिया कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है 10%, यानी जो बचा हुआ प्रोविजन उसको खत्म नहीं करना, उल्टा मेंटेन करना है 10%। अब देखो होगा क्या, खुद से सोचो। डेटर थे कितने के बच्चे, 1 लाख के। और अब आप मुझे बताओ कि मेरे बैड डेट कितने के हो गए। बैड डेट, मेरे बैड डेट जो कंफर्म थे वो हो गए 8000 के, रिकंसिडरेशन के दिन हुए पर हो गए कंफर्म 8000 के। तो मुझे बताओ मेरे अब रियल डेटर कितने बचे, 92,000। तो मैं इन 92,000 पे, मैं इस 92,000 पे 10% अप्लाई करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने बोला है कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उस डेटर पे मेंटेन करना होता है जिस डेटर में हमारे बैड डेट लेस हो चुके हैं, अगर है तो। और हमारे पास रिकंसिडरेशन के दिन बैड डेट था तो वो हमने अपने रियल डेटर से लेस करा, तो अब जो मेरे रियल डेटर्स हैं वो 92,000 है। तो जो भी मैं 10% का प्रोविजन है वो किस पे बनाऊंगा, 92,000 पे। कई बच्चे क्या करेंगे बेटा, इस 1 लाख पे बना देंगे। 1 लाख पे थोड़ी बनाना है बेटा, आज रिकंसिडरेशन के दिन तो 8,000 का बैड डेट हो गया ना, तो जो डेटर जिनसे वसूली अब आप करोगे वो कितने डेटर्स रह गए, 92,000 रह गए, ठीक है ना। तो 92,000 का 10% अगर आप निकालोगे तो इट बिकम्स 9,200। अब आप मुझे बताओ कि अगर मेरे पास पुराना प्रोविजन कितने का पड़ा था, 10,000 का, बैड डेट्स कितने के हुए थे, 8,000 के, ठीक है, नुकसान हुआ, पर ये नुकसान किसने झेला, प्रोविजन ने। मैं क्या कह रहा हूँ, नुकसान किसने झेला बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा कि बैड डेट यहाँ से लेस हो गए, ठीक है, बैड डेट लेस डेटर से ही होता है, इसलिए डेटर 92,000 है। हाँ, पर जो नुकसान हुआ बैड डेट का, वो नुकसान किसने झेल लिया, प्रोविजन ने झेल लिया। अब बताओ प्रोविजन में कितने पड़े हुए हैं, 2,000 के। प्रोविजन में कितने रुपए पड़े हुए हैं, 2,000, और मुझे प्रोविजन बनाना कितना है, 9,200। तो मैं इस 2,000 में कितना ऐड करूं कि ये मेरा प्रोविजन 9,200 हो जाए। तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें मैं 7,200 का अगर और प्रोविजन ऐड कर दूं, और प्रोविजन बना दूं, तो मेरा प्रोविजन 9,200 हो जाएगा। तो एवरीवन, मैंने यहाँ पर यही किया है कि जब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया है तो मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन किया है। 9,200 मुझे बनाना था, 9,200 मुझे बनाना था। ऑलरेडी बैड डेट झेलने के बाद मेरा पुराना प्रोविजन कितना पड़ा हुआ है, 2,000 का, तो मैं उसे लेस कर दूंगा क्योंकि इतना प्रोविजन मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो मुझे और कितना प्रोविजन मेंटेन करना है, 7,200 का, वो मेरा नुकसान है। बोलो, बात समझ में आ गई। और वो रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर मैं शो कर दूंगा, क्योंकि पीएनएल अकाउंट से तो क्रिएट नहीं कर सकता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी बन चुकी है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो रिकंसिडरेशन के दिन हम इस एक्सपेंस को कहाँ शो करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट पे, क्योंकि मैं जितना प्रोविजन बनाऊंगा बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि बिजनेस इस प्रॉफिट को कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकती, सिर्फ होने वाले बैड डेट पे ही यूटिलाइज कर सकती है। इसलिए याद रखना कि ये जो 7,200 का जो मैंने प्रोविजन बनाया है, ये बिजनेस का क्या हो गया, एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ गई। और जब बिजनेस बैलेंस शीट बनाएगी तो बोलेगी कि पुरानी बैलेंस शीट में मेरे डेटर्स कितने थे, पुरानी बैलेंस शीट में डेटर्स कितने थे, 1 लाख, ठीक है, और हमारे बैड डेट कितने निकल कर आए, 8,000। तो 8,000 लेस किया, क्यों, क्योंकि डेटर, जो मेरे बैड डेट्स हैं, बैड डेट हमेशा डेटर से ही लेस होते हैं बेटा। हाँ, नुकसान नहीं हुआ हमें बैड डेट का, क्योंकि बैड डेट का नुकसान कहाँ किसने झेल लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ने झेल लिया। पर ऑब्वियस ही बात है, जब मैं बैलेंस शीट में अपने डेटर दिखाऊंगा तो डेटर में से 8,000 के बैड डेट तो लेस करूंगा, और बोलूंगा कि मेरे अब जो रियल डेटर है वो 92,000 है, और मेरा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है इन टोटल वो कितना मेंटेन हो चुका है, 9,200। ये मत कहना कि सर बनाया कितना था, 7,200, बनाया 7,200 था, पर याद रखना पुराना प्रोविजन 2,000 पड़ा हुआ था ना, और टोटल कितना बनाना था, 9,200। तो 2,000 पहले से ही बना हुआ था, तो 7,200 का और प्रोविजन बनाया, तो टोटल कितना हुआ, 9,200। तो जब मैं नई बैलेंस शीट बनाऊंगा तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अपने, बोलते हैं ना कि रियल डेटर जो मेरा बचे हैं 92,000, उसमें से लेस करूंगा, और नेट डेटर्स बाहर दिखाऊंगा 82,800। चलो दोबारा पूछता हूँ एक बार और, कि बताओ ऐसे मेरे कौन से डेटर्स हैं जिनसे मैं वसूली करने जाऊंगा। द आंसर इज 92,000।
बस इतने पे मुझे शक हो रहा है। कल के दिन मान लो बैड डेट हो गए तो वो बैड डेट अगेन किससे लेस हो जाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। ठीक है ना, बोलो बात समझ में आ गई। तो इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट्स भी समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो यूट्यूब का जो मेरा कमेंट सेक्शन है वहां पर भी जाकर आप पूछ सकते हो। हर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होते हैं बेटा, वहां जाकर आप अपने डाउट पूछ सकते हो। स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर भी है व्हाट्सएप, वहां पर जाकर भी आप अपनी क्वायरी रख सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है बेटा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक। कभी कभी एग्जाम में ना बच्चों को ये भी दिक्कत करता है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी यहाँ पर रखा है। देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि आपके पास स्टॉक कभी ओवर वैल्यूड हो जाएगा तो कभी अंडर वैल्यूड हो जाएगा। यानी पुरानी बैलेंस शीट में आपको स्टॉक दिया हुआ रहेगा और एडजस्टमेंट में रिकंस्टिट्यूशन के दिन बोल दिया जाएगा कि ये जो स्टॉक है ये ओवर वैल्यूड हो चुका है 10% से। बेटा मैं आपको यहाँ पे एक प्रो टिप देता हूँ कि बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम्स होती हैं, चाहे वो लाइबिलिटीज हैं चाहे वो एसेट्स हैं, सब 100% पे होते हैं, यानी कॉस्ट पे होती हैं, 100% पे होती हैं। पर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने अपने स्टॉक को ना ओवर वैल्यूड कर दिया है 10% से। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक मैंने गलती से कितने परसेंट पे दिखा रखा है, 110% पे दिखा रखा है। तो अगर मैं अपने स्टॉक को यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि अगर मैं अपने स्टॉक के रियल वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं यही तो कहूंगा ना कि मेरा स्टॉक 1,10,000 का है, पर ये कितने परसेंट के बराबर है बैलेंस शीट में, 110, ओवर वैल्यूड हो रखा है। पर मुझे चाहिए कितना, 100%, क्योंकि भाई मेरी बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज होती है वो 100% पे हो सकती है। तो 100% फुल वैल्यू होती है, तो 100% पे कितना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और आप यहाँ पे 11 वन जो ये 10,000 आ गया, 10,000 इंटू 10 करोगे तो मेरी स्टॉक की रियल वैल्यू कितनी आई, 1,00,000। देखो स्टॉक की रियल वैल्यू कितनी आई, 1,00,000। पर बताओ मैंने अपना स्टॉक बैलेंस शीट में दिखा कितना रखा है, 1,10,000। तो अपने स्टॉक को मैंने बताओ ओवर वैल्यूड नहीं कर रखा, 10,000 से ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं कर रखा। तो आज मैं रिकंस्टिट्यूशन के दिन जब अपने स्टॉक को कम करूंगा, अपने एसेट को कम करूंगा, तो मुझे नुकसान हो जाएगा बेटा। तो स्टॉक 10,000 से लेस हो जाएगा और बैलेंस शीट में बेटा मेरा स्टॉक जाएगा 1,10,000, बट मैं लेस कर दूंगा क्योंकि मेरा स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया था। तो माइनस करे रिवोल्यूशन 10,000 से और अपने स्टॉक को नेट कितना दिखा दिया, 1,00,000। अब देखो अब मेरा स्टॉक बिल्कुल ठीक आ गया। ओके सर, जरूरी थोड़ी कि ओवर वैल्यूएशन हो, अंडर वैल्यूएशन भी तो हो सकता है। तो अंडर वैल्यूएशन में क्या होता है कि जो मेरा स्टॉक है जो बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है वो मैंने कम वैल्यू कर रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। यानी ये जो स्टॉक है 100% पे नहीं है, याद रखना बैलेंस शीट के अंदर जो भी वैल्यूज होती है 100% पे होती है, पर मैंने इसको कितना परसेंट दिखा रखा है, 90%। तो मैं अगेन यहाँ पे दोबारा यही बोलूंगा कि जो मेरा स्टॉक है उसकी रियल वैल्यू क्या होनी चाहिए। बैलेंस शीट में कितना दिखा रखा है, 90,000। ये कितने परसेंट के बराबर है, 90%, क्योंकि मैंने इसे 10% से अंडर वैल्यूड कर रखा है, यानी कम दिखा रखा है। और मुझे ये चाहिए कितना, 100%, है ना। तो फुल वैल्यू पे चाहिए। तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 9 10 ये हो गया 10,000 टाइम्स 10,000 इंटू 10, तो ये हो गया 1। यानी मेरे रियल स्टॉक की कीमत है 1,00,000, पर मैंने दिखा कितना रखा है बेटा, 90,000। यानी मुझे अपना स्टॉक बढ़ाना है, अंडर वैल्यूड कर रखा था तो बढ़ाना है। तो अगर मैं अपना स्टॉक बढ़ाऊंगा, अपना एसेट बढ़ाऊंगा, तो मुझे फायदा होगा और इस फायदे को मैं रिवोल्यूशन अकाउंट यानी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाऊंगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। आपको पता है ना रिवोल्यूशन की क्रेडिट साइड इनकम की और डेबिट साइड एक्सपेंस की। और यहाँ पे हमारा स्टॉक बढ़ रहा है क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने कम दिखा रखा तो हम बढ़ा रहे हैं। तो फायदा हो गया, 10,000 से क्रेडिट साइड आ गया। और जब मैं नई बैलेंस शीट बनाऊंगा अपनी तो स्टॉक दिखाऊंगा 90,000, पर उसमें ऐड कर दूंगा रिवोल्यूशन के नाम से 10,000 का वो स्टॉक जो मैंने अंडर वैल्यूड किया था। तो मेरा टोटल स्टॉक कितना आ जाएगा, बोलो क्या आपको ये बात भी क्लियर हुई। अच्छा देखो ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स, बट बेटा मैंने यहाँ पे लायबिलिटीज का भी ट्रीटमेंट कर दिया। तो आप यहाँ पे लिख देना ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नोट्स तो बना रहे होंगे ना, तो आप पॉज करते रहना वीडियो को, ठीक है, और नोट बनाते रहना अपना। ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना मैंने मिसलेनियस चीजें ली हैं, कोई इतना ज्यादा नहीं है, खत्म हो चुका है लेक्चर लगभग लगभग, बस थोड़ा सा ही रह गया, ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। देखो मान लो मैंने आपको एसेट साइड ये कुछ 3 एसेट्स दे दिए हैं। एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, ओल्ड बैलेंस शीट है, एक्सट्रैक्ट है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है बेटा, इसलिए यहाँ पे टोटल भी नहीं किया है मैंने।
प्लांट एंड मशीनरी 50,000 है, फर्नीचर 12,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 है पुरानी बैलेंस शीट में। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 60,000। अच्छा, सबको पता है ना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म अपने एम्प्लॉयज के लिए एक फंड क्रिएट करती है जिसका नाम होता है प्रोविडेंट फंड। जनरली बेटा ये फंड एम्प्लॉयज को तब पे किया जाता है जब एक एम्प्लॉय बिजनेस से रिटायरमेंट लेता है। इसका पर्पस ये होता है बेटा कि जो एक एम्प्लॉय है वो अपनी मैक्सिमम जो भी एज होती है लाइफ की वो बिजनेस में यूटिलाइज कर देता है, यानी बिजनेस को दे देता है। अब जब उसका बोलते हैं ना कि बुढ़ापा आता है, यानी ओल्ड एज में जब एक एम्प्लॉय पहुंच जाता है तो वो अपनी ओल्ड एज यानी बुढ़ापे को अच्छे तरीके से जी पाए, ठीक है ना। तो इसलिए हर एक बिजनेस, हर एक बोलते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के लिए कंसर्न रहती है कि बुढ़ापे में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट्स वाई जब कोई एम्प्लॉय बिजनेस को छोड़कर जाता है, रिटायरमेंट लेता है, तो हर एक पार्टनरशिप फर्म यानी बिजनेस का एक बोलते हैं ना एथिक्स मोरल होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को एक अमाउंट पे करे जो कि उन्हें उनके बुढ़ापे को जीने में मदद करे। सो उस फंड का नाम होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब इसमें होता क्या है बेटा कि जब एम्प्लॉय बिजनेस में काम कर रहा होता है सैलरी बेसिस पे, तो हर महीने की जो सैलरी होती है उसमें से उसमें से कुछ पैसा काट कर एम्प्लॉय का कहाँ जमा कर दिया जाता है? फंड में, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इसमें डालेगा और जितना हिस्सा एम्प्लॉय डालेगा उतना ही हिस्सा पार्टनरशिप फर्म भी डालेगी। मान लो कि 4,000 रुपए एम्प्लॉय ने जमा करें प्रोविडेंट फंड में, तो 4,000 रुपए पार्टनरशिप फर्म भी इस प्रोविडेंट फंड में जमा करेगी। तो धीरे 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 ओवर द ईयर जैसे जैसे में पैसे जमा होते रहते हैं बेटा, तो जब एक एम्प्लॉय बिजनेस से रिटायरमेंट लेता है तो बेटा इसमें बहुत सारा एक हैंडसम अमाउंट इकट्ठा हो जाता है जो कि फिर एट द एंड जब वो रिटायरमेंट लेता है तो हम उसको पे कर देते हैं। सो दिस इज द पॉइंट कि दिस इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। और ये जनरली बेटा बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, ये रिजर्व नहीं है, ये कोई प्रॉफिट नहीं है बेटा, ये एम्प्लॉयज के लिए रखा गया है और ये एक नॉर्मल लायबिलिटीज है, ठीक है। जैसे कि क्रेडिटर्स, लोन जैसे होती है लायबिलिटीज, वैसे ही ये भी एक लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, हमने अपने एम्प्लॉयज को पे करना है जब ये रिटायर होंगे। नेक्स्ट है संडे क्रेडिटर्स कितने हैं? 35,000। यू नो वेरी वेल मेरे बच्चों कि संडे क्रेडिटर किसको कहते हैं, ठीक है ना। ये वो सप्लायर्स हैं जिनसे हमने गुड्स तो ले लिया है बट इन्हें अभी स्टिल पेमेंट करनी बाकी है, ठीक है। तो मान लो कि ये कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं और ये कुछ एडजस्टमेंट्स दी हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय का मतलब है सेल। क्या आपकी प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है कितने से? 5% से। तो आपको 50,000 का 5% निकालना है। तो 50,000 का 5% कितना होगा बताओ? 2,500। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्योंकि आपका एसेट रिड्यूस हो रहा है तो आपको नुकसान होगा, तो आप लिखोगे टू प्लांट एंड मशीन। ओके, 50,000 का कितना परसेंट? 5%, जो कि होगा कितना? 2,500, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर के बारे में भी बताया गया है कि फर्नीचर डिक्रीजेस टू, टू का मतलब है तक, मतलब आपके फर्नीचर कहाँ तक डिक्रीज हो गए हैं? 10,000 तक डिक्रीज हो गए हैं, तक हुए हैं, ठीक है। यानी आपके फर्नीचर 12,000 से कहाँ तक हुए हैं? 10,000 तक हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो फर्नीचर है वो 2,000 से डेप्रिशिएट हो गया है। अगर फर्नीचर आपका डिक्रीज होकर कहाँ तक हो चुका है? 10,000 तक हो चुका है, तो इसका मतलब है 2,000 से आपका फर्नीचर डिक्रीज हो चुका है। तो ये बाय और टू वर्ड्स का ना ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो देखो फर्नीचर भी आपका डिक्रीज हो रहा है, तो टू फर्नीचर पर कितने से डिक्रीज हो रहा है? 2,000 से। तो आपका एसेट डाउन हो गया बेटा, डाउन हो गया तो आपको एक्सपेंस हो गया, नुकसान हो गया और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका ट्रांसफर हो गया। फिर इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग अगर हम देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी इंक्रीज हो रही है टू, यानी कहाँ तक इंक्रीज हो रही है? 85 तक इंक्रीज हो रही है। आपकी लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितनी थी? 80, और 80 से कितनी होगी? 85। यानी आपको 5,000 से अपने एसेट्स में यानी लैंड एंड बिल्डिंग में फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो गया बेटा? कितने से बढ़ा? 5,000। तो क्रेडिट साइड किसकी होती है? इनकम की। ये अब तक तो सबको पता चल जाना चाहिए बेटा, ठीक है। और और आपके पास नेक्स्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब ईपीएफ क्या होता है बेटा? ईपीएफ हमारे लिए एक नॉर्मल एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं
तो बेटा ये आपकी 60,000 थी, पर आपकी जो ईपीएफ की जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है बाय वर्ड है, मतलब कितने से इंक्रीज हो रही है, 10,000 से। तो आपको नुकसान होगा क्योंकि आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, और कितने से, 10,000, ठीक है। चलो, और लास्ट है फिफ्थ पॉइंट कि 5,000 इंक्लूडेड है संडे क्रेडिटर के अंदर जो नॉट लाइकली टू क्लेम, ठीक है ना। यानी 5,000 के ऐसे संडे क्रेडिटर इंक्लूड है संडे क्रेडिटर्स के अंदर जो नॉट लाइकली टू क्लेम है, जो अपना पैसा लेने आएंगे ही नहीं। तो वो हमारा फायदा हो गया बेटा, क्योंकि उतने क्रेडिटर्स हमारे रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि वो पैसा लेने आएंगे ही नहीं। तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, बोलो बात समझ में आई। और आपके 5,000 के संडे क्रेडिटर्स में से जो पैसे लेने नहीं आएंगे तो आपको फायदा हो गया। बोलो बात समझ में आ गया। अब दैट्स इट। अब आपने क्या करना है, आपको तो अब आगे का सारा प्रोसेस पता ही है बेटा, कि फिर अब देखोगे कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट की क्रेडिट। तो यहाँ पर हमें डेबिट साइड बड़ी नजर आ रही है, क्रेडिट साइड छोटी, तो यहाँ पर आएगा आपका लॉस। और क्योंकि कुछ बोला नहीं है मैंने कि रिवाइज्ड फिगर दिखाना चाहते हैं कि नहीं, तो हम इसका मतलब हम रिवाइज्ड फिगर दिखाना चाहते हैं, रिवाइज्ड फिगर दिखाएंगे तो जो लॉस आएगा तो वो लॉस हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। तो बाय लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल करके, आप मान लो ए बी दो पार्टनर हैं, तो उनके बीच में जो लॉस आएगा वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दोगे। बोलो बात समझ में आ गई। और फिर जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो मेक श्योर रखना जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी जो घट रही है, फर्नीचर जो घट रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग जो बढ़ रही है, ईपीएफ जो आपका लाइबिलिटी जो बढ़ रहा है, संडे क्रेडिटर की जो लाइबिलिटी आपकी घट रही है, इन सब का इम्पैक्ट आपकी नई बैलेंस शीट में भी होगा। कोई बात नहीं, वो हम देखेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे भी समझोगे। पर मेन टास्क हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट था यहाँ पे। तो बोलो बताओ क्या आपको ये सारी एडजस्टमेंट समझ में आई। तो इस क्वेश्चन को कराने का, इस एग्जाम्पल को कराने का मतलब ये था कि आप बाय टू टू बाय वर्ड्स इनका थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाओ, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इनकी ले पाओ, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको मैं कुछ ट्रीटमेंट जो होते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट के वो बताने में सक्षम रहा होगा बेटा। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स होंगे तो वो आप अपने कमेंट सेक्शन, जो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन होगा तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं आपसे बेटा रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो जितने से जितनी आप बोलते हैं ना शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, करो। और उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर करो जो बच्चे वाकई में अकाउंट्स में बोलते हैं ना अच्छे मार्क्स से क्या करना चाहते हैं। आपके चेहरों पे, उन बच्चों के चेहरों पे जब मैं खुशी देखूंगा तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टाटा बाय बाय, से